मध्य प्रदेश से 5 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। जैसे कि सामान्य श्रेणी से एक भी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है। सिर्फ जाति समीकरण को ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो इस पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। केंद्रीय नेतृत्व ने ये सोचा होगा कि इसको और मजबूती देने के लिए सामान्य वर्ग को अनदेखा किया जाए, अलग रखा जाए और उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से 5 सांसदों को मंत्री बनाया गया है केंद्र में। और अगर हम एक मुरुगन की बात करें जो कि राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य है मध्य प्रदेश से, तो कुल मिलाकर 6 होते हैं। लेकिन इसमें कुछ नई बातें हैं, जैसे कि सामान्य श्रेणी से एक भी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है और आदिवासी अनुसूचित जनजाति से 2 नए मंत्री बनाए गए मध्य प्रदेश से। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि आदिवासी समुदाय को के बैलेंस के लिए, उनको अपनी तरफ उनको रिझाने के लिए इस तरह के फैसले लिए गए हैं। और आगे इनके विभागों का क्या होता है, इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय बुकिल साहब हैं। बुकिल साहब, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मंत्रिमंडल का हिस्सा जो मिला है उनको अपना पार्ट, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि सामान्य श्रेणी से तो कोई मंत्री नहीं बनाया गया है, तो क्या जातिगत राजनीति का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है? इसको तो जातिगत ही मानेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो जातिगत उतना हावी नहीं था जिस तरह के उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिला है। लेकिन इस मंत्रिमंडल से ऐसा लगा है कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है जातिगत आधार पर। देखिए, मेरे ख्याल से ये पहला अवसर है कि जब मध्य प्रदेश से कोई सामान्य वर्ग का कोई मंत्री किसी भी सरकार में, मतलब बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस की सरकार भी रही है या जनता पार्टी की सरकार भी रही है, तो कोई ना कोई 1-2 तो मंत्री बनते रहे हैं। पिछली सरकार में भी नरेंद्र सिंह तोमर जो सामान्य वर्ग का चेहरा थे, लेकिन इस बार ये शायद पहली दफ़ा हुआ है कि कोई भी मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है। हो सकता है कि अभी जो चूँकि एनडीए की सरकार है तो उसके पीछे उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर, जबकि इस राज्य ने पहली दफ़ा बीजेपी को सारी सीटें दी हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब से मध्य प्रदेश बना है, उसके बाद भी अगर सिर्फ जाति समीकरण को ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो इस पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़, हम बाकी राज्यों को देखें, हम मध्य प्रदेश का जो रुझान है चुनाव का बिल्कुल उलट है। जो स्थिति यूपी में थी, जो बिहार में थी, जो राजस्थान में भी दिखी और जो महाराष्ट्र में थी, खासकर मैं इन 4 राज्यों को इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश ने बिल्कुल एक तरफा समर्थन दिया, स्वीप किया और 29 सीटें कांग्रेस बीजेपी जिता दी। इसका मतलब ये था कि वो जो एजेंडा चला या जो नैरेटिव चला दूसरे राज्यों के अंदर कि भाई संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, मध्य प्रदेश का जो SC ST है उससे पूरी तरह से अप्रभावित रहा है। और बल्कि उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट बढ़ा है पिछली तुलना में लगभग 1-1.5%। तो ये बात साबित करता है कि ये जो नैरेटिव मध्य प्रदेश में काम नहीं कर पाया। अभी हो सकता है कि कांग्रेस जो है उसको लोगों तक नहीं पहुँचा पाई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो बात चल रही थी, तो ये वर्ग जो पिछले कई चुनावों से बीजेपी के साथ रहा है, मध्य प्रदेश में इंटैक्ट रहा इस बार भी, ये बड़ी बात है। तो ऐसा लगता है कि शायद केंद्रीय नेतृत्व ने ये सोचा होगा कि इसको और मजबूती देने के लिए इस समर्थन को उस वर्ग के सामान्य वर्ग को अनदेखा किया जाए, अलग रखा जाए और उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो जो 5 बने उनमें 2 OBC हैं और 2 आदिवासी वर्ग से हैं और 1 अनुसूचित जाति वर्ग से है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 आदिवासी एक साथ मध्य प्रदेश बनने के बाद, अलग से, हो सकता है कि पहले रहे हों कभी जब एक था मध्य प्रदेश, लेकिन 2001 के बाद से जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से तो पहली बार 2 आदिवासियों को मंत्री केंद्र में बनाया गया है। इसमें भी दुर्गादास उइके जो है अलग आदिवासी समुदाय से हैं, सावित्री ठाकुर जो है वो अलग आदिवासी समुदाय से। हाँ, इसमें भी दो बातें हैं कि जहाँ तक मेरी जानकारी सावित्री ठाकुर जो है शायद भील समुदाय से हैं, जो कि सबसे बड़ा समुदाय है आदिवासी में भी मध्य प्रदेश के अंदर। और दुर्गादास उइके जो हैं वो प्रधान समुदाय से आते हैं, हालांकि उनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन किसी गोंड को इस बार प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जबकि गोंड आदिवासियों की संख्या भीलों के बाद नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश में। अभी तक फग्गन सिंह कुलस्ते उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद हिमाद्री सिंह को गोंड समुदाय से प्रतिनिधित्व मिल सकता है, लेकिन उसकी जगह या तो हो सकता है कि उन्होंने, जो कि दुर्गादास उइके भी जो है संघ से जुड़े हुए हैं पुराने, तो इनकी पुरानी निष्ठा को ध्यान में रखते हुए या फिर इस बेल्ट को प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से हो सकता है उनको बनाया गया हो।
लेकिन हाँ, गौंड समुदाय से कोई नहीं लिया गया, जो कि जो आदिवासी में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। हमने ये भी देखा कि जब 29 सीटों में चुनाव लड़ा गया तो उसमें 10 जो थे वो उम्मीदवार वो ओबीसी से थे। तो एक तरह से ओबीसी का प्रतिनिधित्व काफ़ी ज़्यादा था जो है लोकसभा चुनाव में भी। अब शिवराज सिंह और ज्योतिराज सिंधिया ये 2 ओबीसी मंत्री बने हैं। तो आपको लगता है कि जो जैसा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी हैं और उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा होना चाहिए, उसको बैलेंस करने के लिए रखा हो? निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय ये है कि खासकर यूपी का नतीजा जो आया है और महाराष्ट्र में भी जो देखने को मिला है कि एससी के साथ में ओबीसी का भी वोट खिसका है बीजेपी से। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि माना जा रहा था भाई प्रधानमंत्री अगर ओबीसी है तो पिछले 2 चुनाव के अंदर 2014 और 2019 के अंदर ओबीसी बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ खड़ा रहा है, लेकिन इस बार ये उसमें सेंध लगी है, तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और जनरल का वोट हाँ मध्य प्रदेश में तो खैर वो इंटैक्ट रहा है, लेकिन हाँ कुछ राज्यों में वहाँ भी फर्क पड़ा है। तो हो सकता है कि उन्होंने 2 चेहरों को ये दिया। और वैसे भी खैर शिवराज जी का जहाँ तक सवाल है तो उनको हम केवल ओबीसी प्रतिनिधि के रूप में नहीं देख सकते हैं, और वो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं। और जब उनको यहाँ से मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया गया था और दिल्ली की राजनीति में ले जाया गया, तो उनको कोई ना कोई बड़ा उनका राजनीतिक बड़ा पुनर्वास तो होना ही था। इस हिसाब से जो उनको सीनियरिटी भी दी गई है, वो भी लगभग 5वें-6ठे स्थान पर वो है, शपथ लिए उन्होंने, तो कोई बड़ा विभाग ही उनको मिलेगा ये मान करके चल रहे हैं। अभी हालांकि विभागों की घोषणा भी हुई नहीं है। अभी शाम को 4 बजे बैठक है मंत्रिमंडल की, उसकी या तो पहले हो जाएगी या फिर बाद में होगी, अभी पता चलेगा। और जो अपेक्षित विभाग है उसमें ये हो सकता है उनको कृषि विभाग भी दिया जा सकता है, या जो नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण विकास देख रहे थे हो सकता है वो भी उनको मिले। ऐसा कोई विभाग उनको मिल सकता है जो अपेक्षा मध्य प्रदेश की है उस हिसाब से। तो पहले हमने देखा है कि बहुत पहले के पहले जैसे अर्जुन सिंह उनके पास एचआरडी था, और इवन की गृह मंत्री भी रहे थे, और फग्गन सिंह कुलस्ते एक बार हेल्थ मिनिस्टर भी राज्य मतलब स्टेट मिनिस्टर रहे थे। तो ऐसे मध्य प्रदेश के लिए कृषि तो सबसे कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि विभाग मध्य प्रदेश के लिए शायद ज़्यादा बेहतर साबित होगा कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए। लेकिन इस बार खट्टर भी जो है वो वहाँ से आए हैं, हरियाणा से, और हरियाणा भी एक कृषि प्रधान, हालांकि वहाँ पे उद्योग भी है लेकिन कृषि में भी काफ़ी आगे है। तो आपको लगता है कि कृषि अगर मध्य प्रदेश के पास रहा तो मध्य प्रदेश का ज़्यादा फायदा होगा, या कोई दूसरा एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रहलाद पटेल के पास था वो इस तरह के विभाग होने चाहिए जिसमें कि मध्य प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके? देखिए, अगर कृषि के क्षेत्र में शिवराज सिंह जब तक मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने उसको बहुत प्राथमिकता दी, और मध्य प्रदेश में खासकर सिंचाई के क्षेत्र में उन्होंने जो है उसे 4 गुना एरिया बढ़ा दिया, और मध्य प्रदेश में जो है उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ा। कई गेहूँ, चावल और कई दालों के उत्पादन में तो हम लगभग नंबर 1 या नंबर 2 पे आ गए कई जगह पर। तो शिवराज जी ने उसमें काफ़ी काम किया है, और कृषि कर्मण अवार्ड तो लगभग मेरे ख्याल पिछले 5-6 साल से लगातार मध्य प्रदेश को ही मिलता रहा है। तो ये उनका जो अनुभव है कृषि क्षेत्र में काम करने का, और जब मुख्यमंत्री थे वो ये भी कहते थे कि भाई मेरा पहला लक्ष्य है कृषि को लाभ का धंधा बनाना, और उस दिशा में उन्होंने काफ़ी काम भी किया। एक बार उनसे सीधी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, तो मैं उनसे पूछा था कि ऐसी कौन सी कमी आप में रह गई है जो कृषि क्षेत्र में, जो आपको लगता है कि जो काम अभी तक नहीं हो पाया या जो आप करना चाहते हैं। तो शिवराज जी ने जवाब दिया था कि भाई उत्पादन तो हमने बढ़ा दिया और सिंचाई क्षेत्र भी बहुत बढ़ा दिया, लेकिन जो उत्पादन बढ़ा है उसके भंडारण का जो है मध्य प्रदेश में उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई है, और दूसरे उसकी जो प्रोसेसिंग की व्यवस्था है वो मध्य प्रदेश में नहीं हुई। अभी भी यह है कि मध्य प्रदेश में का जो कृषि उत्पादन है दूसरे राज्यों में जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लिए, तो प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे यहाँ बहुत कम है, जबकि हमारे यहाँ इतना उत्पादन हो रहा है। तो ये एक बड़ा माइनस पॉइंट उन्होंने खुद ही बताया था। अगर उनको कृषि विभाग मिलता है और कृषि खाद्य प्रसंस्करण मिलता है तो मेरे ख्याल से वो इस दिशा में काम करना चाहेंगे कि एक तो हमारे वेयर हाउसिंग बढ़े उसका, और दूसरा जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या बढ़े। अभी हालांकि इंदौर वगैरह में 2-4 जगह पे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ का उत्पादन हमारे यहाँ खपे या उसका प्रोसेसिंग हो बराबर ताकि वो एक्सपोर्ट हो सके उसका, तो उस दृष्टि से मेरे ख्याल से काम करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मध्य प्रदेश का बासमती चावल है उसको अभी हाँ, तो उसकी भी मार्केटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ चीज़ों में तो जीआई टैग मिल गया है जिसको लेकर हम पंजाब से मिल से लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो इसका भी मार्केट और ज़्यादा बढ़े ताकि मध्य प्रदेश में उसका उत्पादन बढ़े और किसानों को उसका लाभ हो। ये मेरे ख्याल से उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए अगर वो कृषि मंत्री बनते हैं तो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो अड़चन जो मुझे दिखाई पड़ रही है वो ये है कि ये तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारी अपेक्षाओं की बात हुई, लेकिन अगर एक समग्र रूप में अगर किसान को देखें तो किसान आंदोलन का जो एक बड़ी समस्या है
उसको डील कौन करने वाला मंत्री होगा? मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी चुनौती मोदी जी के सामने होगी, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर ही कृषि मंत्री थे, लेकिन वो मध्य प्रदेश से थे और मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई तनाव नहीं है। लेकिन हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास करके, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर किसान आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। अभी भी उनको लेकर नाराजगी चल रही, जिसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो कृषि मंत्रालय के साथ में किसानों से भी संवाद कर सके? तो एक संभावना इसमें ये बनती है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पंजाब या राजस्थान तो कम है, लेकिन इन 3 राज्यों से कोई कृषि मंत्री बन सकता है जिसको कि दिया जा सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन के साथ साथ वहाँ पे किसानों की जो मांग है एमआरपी की और दूसरी वो चीज़ें भी शायद संभालने के लिए मोदी मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का फैसला ले सकते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर होगा इस आंदोलन को संभालने में। दूसरा मैं जानना चाह रहा था कि इसके अलावा जो दूसरे विभाग हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के पास, जैसे सिंधिया जी के पास एविएशन था, बाद में जो स्टील भी उनके पास आया, तो रोजगार की संभावनाओं के लिए और कौन से विभाग मध्य प्रदेश में बढ़ सकते हैं? क्योंकि टेक्सटाइल की भी पहले भी बात हुई थी, लेकिन उसका ज़्यादातर क्षेत्र बॉम्बे और गुजरात है। उसके अलावा जैसे कुक्कुट पालन में जैसे कड़कनाथ या जो दूसरी ऐसी पोल्ट्री जिसकी मध्य प्रदेश में बात हुई थी कि उनको बढ़ावा देना चाहिए, उससे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आपने जैसे कहा कि एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगना चाहिए, तो जिसमें कि हम देखते हैं कि हमेशा टमाटर है, लहसुन है, प्याज है, ये हाँ, तो ये सब फेंके जाते हैं। अभी भी मिर्ची फेंक रहे हैं किसान कई जगह पे। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो उनमें क्या अड़ंगा आता है? क्योंकि शिवराज जी पहले बोलते कि बहुत सारे बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं जो आना नहीं चाह रही एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में मध्य प्रदेश में, तो कहाँ कमियाँ इसमें नजर आती है? तो उसमें ऐसा रहा है कि एग्रीकल्चर कोई भी इंडस्ट्री आती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके आती है। अभी ये विरोधाभास है एक तरह का कि हमने कृषि उत्पादन तो खूब बढ़ा लिया है, और अब सवाल ये कि हम उसकी मार्केटिंग कैसे करें, ये हमारे सामने चुनौती है। मध्य प्रदेश कई चीज़ों में तो आत्मनिर्भर हो गया एक तरह से, उत्पादन गेहूँ में हुआ, चावल में हुआ, दालों में भी हुआ, और भी कुछ है। दूध में काफ़ी जो दूध उत्पादन में बढ़ चुका है। तो सवाल लेकिन है कि हमें इसकी प्रोसेसिंग करके इसको एक्सपोर्ट कैसे करें, बाहर कैसे भेजें, इसकी पैकेजिंग कैसे करें, ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन अब इसके लिए ये है कि सरकार की नीति, अब ये नए मुख्यमंत्री जो बने मोहन यादव क्या करते हैं अब देखते हैं। लेकिन अगर ऐसी कुछ योजनाएं बनाएं और उनको उद्योगपतियों को जो उद्योगों को सुविधाएं दें, इंफ्रास्ट्रक्चर की दें कि भाई वो यहाँ प्रोसेसिंग करके तुरंत उसको एक्सपोर्ट कर सकें और कनेक्टिविटी बढ़े, ये बहुत सारी बातें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अगर एग्री प्रोसेसिंग यूनिट बहुत सारी तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा गुजरात में है, पंजाब में भी कुछ हैं, तो मध्य प्रदेश में भी वो आएँ और उनको जो भी सुविधाएं आप दे सकते हैं, जो छूट दे सकते हैं, वो लेकर के प्राथमिकता के आधार पर ये काम अगर होगा तो मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट निकलेगा। ऐसा नहीं है, कुछ अभी इंडस्ट्री तो है, अभी ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनका जो विस्तार जैसे होना चाहिए उन इलाकों में लगना चाहिए जहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर ये यूनिट्स बहुत कम है, और जहाँ पे केवल बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर ये ज़्यादा हैं, जो भी हैं अभी भी। तो वो काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर उस दृष्टि से सरकार काम करेगी तो उसका रिजल्ट मिल सकता है। जी, आपने कहा जैसे सोयाबीन के लिए जो है सोया प्रोसेसिंग यूनिट्स मध्य प्रदेश में 1-2 हैं, ये बात सही है। दूसरा, हम अब ये सब मंत्रिमंडल में जो भी विभाग बटेंगे उस पर तो ठीक नज़र रहेगी, लेकिन इसके बाद जो कयास लग रहे थे कि अब जो है जातिगत बैलेंस एक तरह से मंत्रिमंडल में किया गया है, तो क्या संगठन में इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि संगठन में हम देख रहे थे कि वीडी शर्मा जो है उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो संगठन में बीजेपी अपने या तो सामान्य श्रेणी के लाएगी या फिर कोई आदिवासी जैसे फग्गन सिंह कुलस्ते हैं इन लोगों को प्रमोट कर सकती है। तो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद संगठन का किस तरह का स्वरूप हो सकता है? देखिए, अब संगठन पर काम करना तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चुनौती और बड़ा बड़ा जिम्मेदारी का काम है। किसी सामान्य प्रतिभा के व्यक्ति को तो वो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी अब वास्तव में, जिसको अंग्रेजी में पान इंडिया कहते हैं, वो पार्टी बन चुकी है। तो पार्टी को केवल एक राज्य में क्यों संभालना है, या तो वो स्थिति अब तो नहीं रही है। देश भर के अंदर पार्टी को जो कंट्रोल कर सके, जैसे अमित शाह ने पहले किया, उसके बाद नड्डा जी ने भी काफ़ी काम किया, और नड्डा उनके भले ठीक है इस बार उनकी सीटें कम आई, वो अलग बात है, लेकिन अगर बीजेपी का जो विस्तार है वो लगातार हो रहा। उड़ीसा में एक तरफा जीत बहुत बड़ी बात है, तेलंगाना के अंदर उनका सीट्स बढ़ी हैं, आंध्र में वो सत्ता में भागीदार हो रहे हैं अब तो, और केरल में पहली बार सीट जीती है। एक अगर तमिलनाडु और पंजाब, ये 2 राज्य अगर छोड़ दिए हैं देश के बड़े राज्यों को, बहुत छोटे छोटे राज्यों की बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन ये 2 ऐसे राज्यों को छोड़ दीजिए तो आज लगभग सब जगह बीजेपी कम से कम एक सीट तो है लोकसभा की। बिल्कुल। तो इसका और विस्तार अगर कर सकने की क्षमता जिसमें हो, और वही व्यक्ति बनेगा। अभी हालांकि ये भी कहा जा रहा है शायद अनुराग ठाकुर को नड्डा जी की जगह लाया जा सकता है। सुनील तावड़े जी का नाम चल रहा है जो महाराष्ट्र से हैं, अभी लगातार केंद्र की राजनीति सक्रिय हैं।
और सुनील बंसल का भी नाम है इसके अंदर कि वो भी हो सकते हैं। तो अब ये किसको बनाते हैं ये तो उन पर है। हाँ, लेकिन जो सवाल मध्य प्रदेश से अगर संदर्भ में पूछा जाएगा तो ये सवाल है कि भाई वी डी शर्मा का क्या होगा, क्योंकि वी डी शर्मा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जो है वो शानदार विधानसभा में प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन किया, और उसके बाद 29 सीटें जिता दी। तो ये तो उनका मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस कहा जाएगा, और सत्ता और संगठन के बीच बहुत अच्छे समन्वय का ही संकेत है। तो उनका पुनर्वास क्या हो, चूंकि अब मंत्री तो उनको बनाया नहीं गया है, और शायद अब बनाया जाएगा, इसकी संभावना अभी कमी लग रही है। तो अगर उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, अगर केवल इस सांसद ही बने रहेंगे हम पहले की तरह, तो अब ये देखने की बात है। ये केंद्रीय संगठन में हो सकता है कि उनको महासचिव या कोई दूसरे पद दिए जा सके, लेकिन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर जो है कि जो जिस तरह से बातें आ रही हैं, तो क्या मध्य प्रदेश के अध्यक्ष में भी जातिगत आधार पर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, निश्चित। देखिए, मध्य प्रदेश में अब अगली चुनौती किसी भी अध्यक्ष सामने तो वो है कि जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे और पंचायत के चुनाव होंगे, उसके पहले तो कोई बड़ा चुनाव इस तरह का है नहीं है। अब इसमें कोई कास्ट बैलेंस किया जाता है जाति समीकरण के तहत, तो देखना पड़ेगा कि किसको अध्यक्ष बनाया जाता है। आदिवासी में अगर बनाया भी जाएगा तो भाई ये भी देखा जाएगा कि भाई पूरे पार्टी को वो उस तरह से, क्योंकि बीजेपी दरअसल सत्तारूढ़ दल है, तो सत्तारूढ़ दल होने के नाते इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि केवल जाति ही एकमात्र फैक्टर नहीं हो सकता है नियुक्ति का, उसकी क्षमताओं का भी देखना पड़ेगा। उस आधार पर ही कोई किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। चलते चलते एक और पूछ लूँ, एल मुरुगन जो है वो यहाँ से राज्यसभा सदस्य हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया है, तो इसको मध्य प्रदेश के कोटे में भी लिया जा सकता है, क्योंकि एल मुरुगन भी पिछड़ी जाति से आते हैं। तो कुल मिलाकर 6 जो सांसदों को जो जिस तरह से उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, एल मुरुगन राज्यसभा के सदस्य होने के नाते मध्य प्रदेश से उनका किस तरह का आप अपेक्षा रखते हैं उनके कार्यक्रम की? देखिए, साउथ के कई लोग मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जाते रहे, कोई नई बात नहीं है इस तरह की। पहले वो राजगोपाल भी थे, और इसके पहले जो दक्षिण के उन्होंने पहली बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, तमिलनाडु के ही थे, वो नाम भूल रहा हूँ मैं, वो भी मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा में गए थे। तो ये तो होता रहता है। हाँ, अगर टेक्निकली अगर हम देखें मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व की बात, तो फिर मुरुगन को भी एक छठा चेहरा माना जा सकता है। लेकिन चूंकि उनके सामने लक्ष्य तो तमिलनाडु में मजबूत करने का है, और बीजेपी ने अपना वोट परसेंटेज तमिलनाडु में बढ़ाया है, अभी करीब 11% वोट उनका हुआ है। तो लेकिन अगर सीट जीतने के लिए अभी कम से कम 5-10% उनको वोट और चाहिए, तो वो कोशिश कर रहे हैं। तो दरअसल उनको बनाने का उद्देश्य तो ये है कि तमिलनाडु में मजबूत कैसे हो बीजेपी, उस पर्पस है। लेकिन हाँ, तकनीकी रूप से वो मध्य प्रदेश का ही, चूँकि गोटे से हैं राज्यसभा में, तो ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक छठा चेहरा भी, और ये भी ओबीसी से ही हैं, तो आप ओबीसी का और एक और गिन लीजिए तो 3 हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में आप देख लें, एक तरह से 6 चेहरे हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आए हैं। देखना यह है कि महत्वपूर्ण विभागों के बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश को किस तरह का लाभ मिल सकता है, और मध्य प्रदेश में जो जरूरी आवश्यकताएं हैं नौकरी की, काम की, उसके अलावा जो है मध्य प्रदेश को एक बड़ा एजुकेशन हब बनाना था, या स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट करना था, या एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट बनाना था, उस दिशा में क्या नए काम होते हैं उसको लेकर सबकी नज़रें रहेंगी। इस मुद्दे पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, ऐसी हमें आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।